बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। इस खास शो में हम बजट के बाद आपके मन में पैदा टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी उलझनों को दूर करेंगे। वैसे इस बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को ना कुछ दिया है, ना उनके ऊपर कोई बोझ डाला है। आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हाँ, 5 लाख तक की कमाई वालों को 2000 का टैक्स छूट देकर उन्होंने लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश तमन्ना जरूर की है। 25 लाख तक के होम लोन पर भी अतिरिक्त छूट दी गई है। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम का दायरा भी बढ़ाकर इसे आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन स्वाति, ऐसे में बजट के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए? क्या कोई बदलाव आता है या नहीं? किस तरह के स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? हमारे साथ मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना के दर्शक भी जुड़ेंगे अपने सवाल लेकर, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। और आपको अपने खास मेहमानों से हम रूबरू करवा दें। आपके मन में सारे जो सवाल आ रहे हैं उसके जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का ही स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। लेकिन हम अपने गेस्ट से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि इस बजट में कौन से सबसे बड़े ऐलान हुए हैं जो आपसे सरोकार रखते हैं। पैसे की तंगी से जूझ रही सरकार ने इस बार टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन उन्हें भी नियो मिडिल क्लास की फिक्र थी और इस तबके को उन्होंने 2000 रुपए तोहफे में दे दिए। अब 2 से 5 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों के कुल टैक्स में 2000 रुपए घटा दिया जाएगा। चूंकि टैक्स स्लैब ज्यों का त्यों है, इसलिए 5 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों को कोई फायदा नहीं हुआ। मान लीजिए आपकी 5 लाख रुपए की कमाई है और आप 80C और होम लोन ब्याज की कोई छूट नहीं लेते हैं। ऐसे में पहले आपको 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब ये घटकर 28,000 रुपए हो जाएगा। 5 लाख से ऊपर वालों पर पहले की तरह ही टैक्स लगता रहेगा, यानी 10 लाख रुपए की कमाई करने वाले को 1,30,000 रुपए और 20 लाख की कमाई करने वाले को 4,30,000 रुपए पहले की तरह देना होगा। लेकिन अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको वित्त मंत्री ने टैक्स बचत करने का अच्छा मौका दे दिया है। A person taking a loan for his first home from a bank or a housing finance corporation up to ₹25 lakhs during the period 1/4/2013 to 31/3/2014 will be entitled to an additional deduction of interest of up to ₹1 lakh. अब 25 लाख से कम के होम लोन पर आप 2.5 लाख तक के ब्याज पर सालाना टैक्स छूट ले सकेंगे। इससे 5 लाख तक कमाई वाले को 10,000 रुपए तक की बचत होगी। 5 से 10 लाख तक कमाई करने वाले को 20,000 और 10 लाख से ऊपर वाले को 30,000 तक की बचत हो सकेगी। पिछले बजट में टैक्स बचाने के लिए दिया गया नया ऑप्शन राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम का फायदा अब लगातार 3 साल तक लिया जा सकेगा। इसके अलावा अब इसमें 10 के बजाय 12 लाख तक कमाने वाले लोग हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन जैसी चर्चा थी, अमीरों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। When I need to raise resources, who can I go to except those who are relatively well placed in society? 1 करोड़ से ज्यादा कमाई वाले लोग इस दायरे में आएंगे। इन पर 10% का सरचार्ज लगेगा। ये सुपर रिच टैक्स कंपनी और HUF पर भी लागू होगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि ये टैक्स केवल 1 साल के लिए है, लेकिन अमीरों को छोड़ दें तो वित्त मंत्री ने मामूली ही सही लेकिन टैक्स बचाने का मौका जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हेमंत, जब हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की तो हम ये कहते हैं कि बजट एक बड़ा इवेंट है जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। जो अनाउंसमेंट्स यहाँ किए जाते हैं उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपकी पूरी प्लानिंग पे पड़ता है। इस बार जो अनाउंसमेंट किए गए हैं, आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को या किसी को भी जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, अपने प्लानिंग में थोड़ा बहुत बदलाव करे? देखिए, बजट में जो प्रोविजंस हैं, जो भी अनाउंस हुए हैं, स्पेशली अगर हम पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट या टैक्स के पॉइंट्स ऑफ बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग पर से में बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक प्रोविजंस हैं जहां पे शायद थोड़ा किसी इन्वेस्टर्स को, जैसे जो डेट फंड है उनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बढ़ाया गया है, तो अगर जो डिविडेंड ऑप्शन में ले रहे हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़े। बट मुझे लगता नहीं ऐसे कोई प्रोविजन है जिससे किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में चेंज करना पड़े। मैं हमेशा ये मानता हूं कि बजट का जहां तक इवेंट का सवाल है,
उससे थोड़े से डिसीजन चेंज हो सकते हैं, बट उसकी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एलोकेशन जो करते हैं डेट में, इक्विटी में, बहुत लॉन्ग टर्म या अपने टाइम होराइजन को देख के करते हैं, तो उससे बजट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। लखोटिया जी, हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले भी, और ये बहुत ही जरूरी है हमारे सारे दर्शकों को बताना कि फाइन प्रिंट में कई ऐसी चीजें हैं बजट में जो बहुत सारे लोग स्किप कर गए हैं। इनके बारे में आप बताइए, इंश्योरेंस में, और खास करके जो टीडीएस की बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। इंश्योरेंस की जैसे हमारे दर्शकों को बतला दें, ऑलरेडी आयकर कानून में प्रोविजन है, आयकर की धारा 80C, उसमें इंश्योरेंस यदि पेमेंट करें छूट मिलती है। और एक प्रावधान ये भी है कि आप पेमेंट कर सकते हैं सम अश्योर्ड का 10% तक, उससे ज्यादा देंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी, और उससे ज्यादा अगर देंगे तो जब पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से उस पर भी टैक्स लग जाएगा। बजट में ये 10% की सीमा को 15% कर दिया गया है, मतलब हम प्रीमियम सम अश्योर्ड का 15% दे सकते हैं। पर हाँ, ये बात सुन के हमारे दर्शक खुश हो रहे होंगे कि चलो 15% तक भुगतान करेंगे और फायदा ज्यादा अच्छा रहेगा। पर एक मिनट रुकिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात यह है, ये 15% इस बजट में किया गया है फॉर डिडक्शन फॉर प्रीमियम अप टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड, किंतु ये लागू होगा केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके गहरी बीमारियां हैं, डिजीजेज है, या अन्य प्रकार की तकलीफें हैं, उनको डिसेबिलिटी है, ऐसे लोगों के लिए ही 15% है। कहने का मतलब है 15% करके भी 99% टैक्स पेयर्स के लिए फायदे की बात नहीं रहेगी। और आपने एक और बात बतलाई कि टीडीएस के बारे में। टीडीएस, जी हां, टीडीएस अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 50 लाख से ज्यादा है, 1 जून 2013 के बाद खरीदते हैं, तो हमारी अर्थात खरीदने वाले की ड्यूटी होगी कि प्रॉपर्टी के ऊपर 1% टीडीएस काट के जमा देवे सरकार के पास, और ये लागू हुआ जब 50 लाख से ज्यादा वैल्यू हो प्रॉपर्टी की। और हाँ, हमने ये भी सुना बजट स्पीच और न्यूज़पेपर्स वगैरह सब जगह कि ये लागू होगा केवल प्रॉपर्टीज, लैंड एंड बिल्डिंग्स और एग्रीकल्चर लैंड माफ रहेगा। परंतु अगर हम डिटेल में जाएं और सारे प्रावधान को, पूरे इनकम टैक्स एक्ट को साथ में लेके पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे ढेर सारे एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर भी टीडीएस के प्रावधान लागू होंगे। पर्टिकुलरली ऐसे लैंड जो म्युनिसिपल लिमिट में है, जहां की आबादी 10,000 से ज्यादा है, ये ऐसे लैंड जो शहरी सीमा से 8 किलोमीटर के अंदर अंदर है, वहां पर टीडीएस के प्रोविजंस लागू होंगे। तो इसी तरह से हम आपको इस स्पेशल शो में बताते रहेंगे वो चीजें जो कहीं पर नहीं आए, जो जिसका ध्यान सब शायद अखबारों का नहीं गया हो। लेकिन पहले लेते हैं आपके सवाल। आइए अब अपने दर्शकों के सवाल की शुरुआत करते हैं मुंबई से। जानने की कोशिश करते हैं कि मुंबई के लोग आखिर क्या जानकारी चाहते हैं बजट से। Hi, this is Harish here. My question to the panelists is, the budget does not seem to be favorable to the middle class or, the salaried class, since there is no rebate which would be, which has been given additional to what has been existing earlier. So how does one save the tax? मेरा नाम नीलेश शेट्टी है, और पैनल से मेरा ये क्वेश्चन है कि ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो ऑलरेडी मौजूद है 80C में, जिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिलता है। लेकिन RGSS में आपने 80CCG करके एक नया सेक्शन लेके आए हैं, और जिसमें आप सिर्फ 50% का ही डिडक्शन इन्वेस्टर को देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ELSS को हटा के RGSS को उसकी जगह पे लेके आके पूरा का पूरा डिडक्शन आप इन्वेस्टर को क्यों नहीं दे रहे हैं? और इसी पर चर्चा करते हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट से। हेमंत, आपसे शुरू करूंगी। यहाँ पर RGSS की बात एक दर्शक ने की, और यहाँ पर पुश दिया जा रहा था कि सोने से लोगों का मन हटाने के लिए, इक्विटी में पुश करने के लिए RGSS बहुत ही इम्पोर्टेंट व्हीकल होगा। क्या वो इतना लुभावने ढंग से पेश कर पाए वित्त मंत्री इस स्कीम को? नहीं, मैं कहूंगा कि RGSS एक आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आपको उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक इक्विटी ऐसी एसेट क्लास की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स को कोई टैक्स बेनिफिट मिले। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से RGSS के लॉन्च है वो बहुत सही है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और शायद बहुत कम टैक्स रिबेट मिलती है इसके अंदर। अगर आप 50,000 तक इन्वेस्ट करते हैं
तो उसके 50% पे आपको टैक्स रिबेट मिलता है। यानी अगर आप 10% में है तो आपको 2,500 का रिबेट है, और अगर आप 20% में है तो आपको 5,000 का रिबेट है। और इस साल उसको बढ़ा के, अब इस बजट में उसको बढ़ा के 12 लाख तक की इनकम का किया गया है। तो उसमें जो 30% वाले भी हैं, कुछ लोग आ जाएंगे, तो उनको 7,500 का फर्क पड़ेगा। तो ELSS से अगर हम उसको कंपेयर करें तो काफी फर्क है। बट यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि RGSS जो है वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई है। और एक और चीज यहां पे चेंज की गई है कि वो पहले कहा था कि एक ही बार आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, अब 3 सक्सेसिव ईयर्स तक आप उसकी एग्जाम्पशन जो है वो ले सकते हो। मतलब आप अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी में तो आप थोड़ा प्लान कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहें तो SIP के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हो 3 साल पहले। जैसा नहीं कि आपने एक डीमैट अकाउंट खोला और आपने आके एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद आप भूल गए। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज है। बट मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आता कि 12 लाख की लिमिट रखने का क्या सेंस है। अगर हम ये मान रहे हैं कि हमारे देश में इक्विटी में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि 12 लाख के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी में लोगों को प्रोत्साहन मिले तो वो लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूं कि ELSS को अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो वहां पे जो टैक्स बेनिफिट है डेफिनेटली ज्यादा है, ज्यादा फ्रीडम है। लेकिन अगर जैसे DTC की बात हो रही है, अगर वो DTC अगले साल में नहीं आता है और ELSS में आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो आप दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही में इन्वेस्ट करना है। लखोटिया जी, अभी बाजार में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी है और राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम भी है। एक पे छूट ज्यादा मिल रही है आपको, वहां पर आप 1 लाख तक निवेश कर सकते हो। यहाँ पर 50,000 करोगे तो उसका 50% वहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। वैसे में लोग क्या करें, आपके हिसाब से ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? आप राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम की तरफ जाएंगे या फिर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम? नहीं, इतना सोचने का काम ही नहीं है। पहले ये देखना है कि अगर हमने आयकर की धारा 80C का पूरा लाभ नहीं लिया, ELSS वगैरह वगैरह, तो सबसे पहले तो 100% छूट मिलने वाले आइटम में तो निवेश करेंगे भैया आप और हम। 1 लाख का जब हमारा कोटा पूरा हो जाए और स्टॉक मार्केट में हम नहीं है, तब जाके राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में करेंगे। पर हाँ, अगले साल एक और फायदा हो गया। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में 10 लाख से 12 लाख वाले जो व्यक्ति अगले साल के लिए, उनको तो 7,500 रुपए की बचत होगी। इस साल मैक्सिमम बचत हो सकती है, मैक्सिमम 2,500 या 5,000। पर अगले साल जिनकी इनकम 11-12 लाख रुपए है, उनको बचत ज्यादा होगी, 7,500 रुपए तक बचत होगी। कहने का सीधा मतलब है, पहले 80C का बेनिफिट पूरा ले लो, उसके बाद अगर पैसे और हो आपके पास तो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में ही लगाओ। जी चलिए, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके दिमाग में भी कोई सवाल है अगर बजट से जुड़ा हुआ, आपके पर्सनल फाइनेंस पर क्या असर पड़ा है, आप ये जानना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहेंगे। आप भी बने रहिए बजट महाकुंभ में। बजट के बाद आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं बजट महाकुंभ में। हमारे साथ टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं। लेते हैं एक सवाल। जयपुर से SP शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम, मैंने अभी जुलाई के अंदर एक हाउसिंग लोन लिया था 23 लाख रुपए का, जिसकी किस्त मेरी जो है हर महीने 23,000 रुपए के करीब जारी है, और उसका इंटरेस्ट एनुअल जो है लगभग 240 के करीब होता है। अच्छा। तो उसमें अब तक जो रिबेट मिलती आ रही थी वो 1.5 लाख रुपए मिल रही थी। क्या आप इस बजट घोषणा के बाद में मुझे पूरी लगभग जो 240 हो रहा है वो पूरी मिल पाएगी रिबेट, या जैसे ये भी है कि इस साल में लोन लेने वालों को मिलेगी? तो इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके बारे में बताएं। नए लोन लेने वाले ग्राहकों को ही ये छूट मिलेगी लखोटिया जी? हाँ जी हाँ, केवल आपने सोचा तो बहुत बढ़िया कैलकुलेशन, मकान की साइज और लोन भी बड़ा अच्छा किया, जिससे टोटल साल में 2.5 लाख का आपका ब्याज बनता है। पर क्या करे भैया, प्रावधान ऐसे है कानून के कि 1.5 लाख वाली छूट के बाद जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए है वो मिलेगा केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे 1 अप्रैल 2013 से। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी जुलाई 2012 में खरीद ली, इसलिए आपको अगले वर्ष के लिए भी इस बजट से कोई भी फायदे की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। केवल 1.5 लाख रुपए की राशि पे आपको मिलती रहेगी टैक्स की छूट। चलिए एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से पवन। पवन बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं कवन सोनी अहमदाबाद से। मेरा एक सवाल है। मेरा सालाना सैलरी 3,50,000 रुपये है
और सरकार ने अभी 2000 रुपये का क्रेडिट दिया है, तो मुझे ये जानना है कि मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और जो सरकार ने 2000 रुपये मुझे क्रेडिट दिए उससे मुझे कितना फायदा होगा। हेमंत, जो थोड़ी सी राहत मिली है टैक्स पेयर्स को वो इसी स्लैब में है, तो पवन को वो राहत तो मिलती है, किस तरह का ब्रेकडाउन होता है? देखिए, बेसिकली एक्चुअल टैक्स कितना लगेगा वो तो डिपेंड करेगा कि आपने अगर टैक्स के कुछ इन्वेस्टमेंट की है या नहीं की है। लेकिन जहां तक ये छूट है 2000 रुपये की, वो जब वो रिटर्न फाइल करेंगे उस समय पे वो क्रेडिट ले सकते हैं, उनको पे करके वापस से क्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक वो ये जो रिबेट मिली है वो उनको मिली है जो 2 लाख से 5 लाख की जिनकी इनकम हो, और वो अगले साल के लिए है। और जैसा मैंने कहा पहले कि 2000 का क्रेडिट ये ले सकते हैं टैक्स पे करने से पहले। और एक चीज और बता दें, ये भी है कि जब ये बोल रहे हैं अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर को बोलें, एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली 2000 का बेनिफिट दे देगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप रिटर्न भरेंगे फिर जाके बेनिफिट लेंगे, इसलिए इतनी तकलीफ नहीं है। 2000 का बेनिफिट नौकरी पेशा वाले व्यक्ति अपने एम्प्लॉयर से ही इस रिबेट का लाभ बिल्कुल ले सकेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये साउंड कर रहा था। अगला सवाल लेते हैं, TCS जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जैन जी नमस्कार, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं लखोटिया साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि राजीव गांधी योजना जो 2013-14 के लिए जो आई है, जिन लोगों के डीमेट अकाउंट ही नवंबर 2012 के पहले बंद हो गए और वो डीमेट अकाउंट नया खोलना चाहते हैं और राजीव गांधी स्कीम में नए साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या ये अलाउ करेंगे? जी नहीं, आपके अगर डीमेट अकाउंट ऑलरेडी पहले था, आप सोचते हैं उसको बंद कर दें, नया खोल लें तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार की नीति राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम में बड़ी क्लियर कट है। सरकार चाहती है कि आप नए पहले इन्वेस्टर हैं, पहली बार स्टॉक मार्केट में पैर रख रहे हैं, तो आपको हम दे दें बेनिफिट। तो इसलिए आपका पुराना अकाउंट, पुराने ट्रांजैक्शन अगर हो तो बिल्कुल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे आप। और अगर केवल डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, पुराना ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं हुए, तो चिंता न करें, तो आपको लाभ मिल जाएगा। ये बात आयकर कानून में नहीं लिखी, बल्कि लिखी है डिटेल में राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम 2012, उसके अंदर डिटेल लिखी हुई है। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम पे बात करते हुए लखोटिया जी, ये थोड़ा सेल्फ डिफीटिंग लगता है अपने लिमिटेशन में, क्योंकि इसका जो बेसिक प्रेमाइस था कि ज्यादा लोगों को, स्मॉल इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में लाए, तो इतना उसको लिमिटेड करके कि सिर्फ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, डीमैट अकाउंट के ये सारे कंडीशंस करके एक तरह से पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है सरकार। बिल्कुल सही बात है। जब सरकार की एक तरफ इच्छा तो ये है कि जो लोग इक्विटी में नहीं आते आना शुरू करें और गोल्ड से छोड़ के रास्ता इक्विटी में निवेश करें, तो बेहतर ये होता कि पहले तो सरकार कोई कैप नहीं लगाती इनकम का। भाई जितनी भी आपकी इनकम हो आप निवेश करें, आपको छूट मिलेगी। और दूसरी बात, इसमें डिडक्शन 80C के जैसे ही 100% अगर देती तो मेरे ख्याल से लोग सोने की चमक को भूलकर इक्विटी मार्केट में पदार्पण कर जाते। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि ये छूट 50,000 की जगह अगर 1 लाख रुपए हो जाती और सभी वर्ग के लोगों को मिलती, तो मैं मानता हूं कि हम देखते इंपोर्ट ऑफ द गोल्ड कम होता, निवेश इक्विटी मार्केट में जरूर बढ़ जाता। मुझे लगता है एक चीज यहाँ पे और है कि जो डीमैट की जो उन्होंने कंपलसरी किया है उसको करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि लोग जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अगर इक्विटी मार्केट में आए तो क्यों जरूरी है कि वो डीमैट से आए? क्या हम नंबर बढ़ा के स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए दिखा रहे हैं कि हमारे देश में इतने सारे डीमैट अकाउंट्स हैं? वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जरूरी था कि अगर वो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड का रूट लीजिए, क्योंकि आपको समझ नहीं है। ये बात सही है कि यहाँ पे समझाया गया कि किस तरह के शेयर या किस तरह के म्यूचुअल फंड आप ले सकते हैं, पर मुझे लगता है अगर आप वो इनडायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर मार्केट में आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक नॉर्मल इक्विटी स्कीम को भी अगर यहाँ पे अलाउ किया जाता तो मुझे लगता है काफी अच्छा था। हेमंत, आपकी बात में बिल्कुल दम है। पर्टिकुलरली ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि डीमैट अकाउंट खोले। हाँ, शुरू में सरकार की इच्छा थी कि केवल शेयर्स के लिए, पर जब बाद में कुछ म्यूचुअल फंड को भी अलाउ कर दिया तो ऐसे में डीमैट के कंपल्शन और डीमैट की फॉर्मेलिटीज कराने का कोई औचित्य भी नहीं है। और सरकार इसको चाहे तो बदल सकती है केवल स्कीम में बदलाव करके। चलिए, अगला सवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से हमारी दर्शक अन्वेषा। अन्वेषा, क्या जानना चाह रही हैं आप? मैं अहमदाबाद से अन्वेषा बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, वो देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं इन्वेस्ट करूँ या वेट करूँ? हेमंत, इंफ्रा पे काफी सरकार ने इस बार वित्त मंत्री ने इनफैक्ट फोकस किया है। ये भी कहा गया है कि जो टैक्स पे इंफ्रा बॉन्ड्स हैं वो भी आगे जारी रहेंगे, साथ ही 50,000 करोड़ के
टैक्स फ्री बॉन्ड्स बाजार में और आएंगे। ये देखते हुए सरकार का जो लगन है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए वो साफ जाहिर हो रही है, लेकिन जो निवेश करना चाहते हैं इस सेक्टर में उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो इच्छा है बहुत जाहिर की है उन्होंने कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है यहाँ पे कि हर बजट में ऐसा होता है, खर्चा नहीं होता है। बहुत सारी अनाउंसमेंट होती है, बहुत सारी एलोकेशंस होती हैं, लेकिन वो खर्चा नहीं होता है। इस बार भी क्लियर फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैं होप कर रहा हूं कि इस बार जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन में इंप्रूवमेंट होगी। 50,000 करोड़ के जो बॉन्ड भी अनाउंस किए गए हैं वो भी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो आई थिंक, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी है जो 2 साल पहले अनाउंस हुए थे, उसमें भी थोड़ा सा टैक्स में थोड़ा चेंज किया गया है। ये बेसिकली एज ए म्यूचुअल फंड या एज ए कंपनी एनबीएफसी करके भी लॉन्च किया जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें आपको इन्वेस्ट ना करें। मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे बूस्ट मिला है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, चाहे वो स्टॉक हो, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के जो फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी ब्रॉड बेस्ड है। वो ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ पूरा फोकस जो है प्योर, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की बात करते हैं वैसा नहीं है, ब्रॉड बेस्ड है। तो वहां पे अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप बिलीव करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ आगे होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता, स्पेशली अगर ये अनाउंसमेंट देखें और जैसा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो चाहते हैं कि इसको बढ़ावा मिले, तो एक डेफिनेटली एक सेक्टर अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा वो थोड़ा सा लंबा समय लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके जेस्टेशन पीरियड लंबे होते हैं, उनके रिजल्ट आने में कितना नजरिया, अगर कोई इंफ्रा फंड में चाह रहा है, कोई थीमेटिक फंड में पैसे लगाना, तो कितना लंबा नजरिया लेके? मुझे लगता है कम से कम 5 साल। ओके, लखोटिया जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ये सीधी सीधी बात करिए ना, सारे भारत के करदाता चाहते हैं कि हमको टैक्स छूट दो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर बढ़े। पर सरकार ने क्या किया, केवल कह दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तरक्की होगी। पर अगर इतनी तरक्की चाहते हैं तो क्यों हमारा 20,000 रुपए की छूट को क्यों हटा दिया, ये बात सारे भारत के करदाता पूछ रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, 500 करोड़ समथिंग के टैक्स फ्री बॉन्ड, वे बॉन्ड पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ज्यादातर आएंगे, नॉट नेसेसरीली इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आएंगे। पर कुल मिलाकर टैक्स फ्री बॉन्ड एक अलग आइटम है जिसके अंदर निवेश करने पे इनकम पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, किसी भी प्रकार के टैक्स फ्री बॉन्ड हो। और लोगों को तो चाहिए हमारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में लगा लो, देश की तरक्की और हमारे को टैक्स छूट, बस यही चाहिए हमें। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कर सकते हैं, आपकी टैक्स प्लानिंग और टैक्स सेविंग क्या है आपकी स्ट्रैटेजी आगे की, इस पर लौट के चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे महाकुंभ में। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे बजट महाकुंभ में। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया के साथ। हेमंत रुस्तगी भी हमारे साथ मौजूद है और हम ले रहे हैं आपके सवाल। आइए अहमदाबाद चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले दर्शक का क्या सवाल है। मैं राधा शाह अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार ने घोषणा की है अलग से महिला बैंक, तो मैं जानना चाहती हूँ कि रूटीन बैंक अकाउंट और ये महिला बैंक अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, और क्या इस बैंक अकाउंट के जरिए हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलने वाला है, या तो फिर अगर हम वहाँ पे एफडी करवाते हैं तो क्या हमें टैक्स रिबेट की कोई सुविधा मिलने वाली है? बहुत ही वैलिड सवाल है राधा का कि एक्चुअली है क्या, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते थे तो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ही बढ़ा देते। सुभाष जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं का जो बैंक है तो सरकार ये बोल रही है महिलाओं को, लीजिए आपके लिए एक बैंक दे दिया। अब महिलाएं भी ये सोच रही है कि शायद अब हमको लोन मिल जाएगा बिना गारंटर के, बिना कोई एसेट्स की गारंटी दिए, और हमको भी ब्याज ज्यादा मिलेगा। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। ब्याज वही मिलेगा जो दूसरे बैंकों में है, एफडी के भी ब्याज वही मिलेगा। हाँ, एफडी में निवेश करेंगे इस बैंक में तो इनकम टैक्स की छूट मिलेगी, पर वो छूट ऑलरेडी दूसरे बैंकों में है। पर अगर कोई कारण से ज्यादा ब्याज मिलने लग गया ना महिलाओं के बैंक में, तो बेचारे पुरुष भी सेकंड नाम लगवा के महिलाओं के बैंक में खाता खोल देंगे। पर वित्त मंत्री जी से ये सवाल बार बार सारे भारत की महिलाएं पूछ रही है। एक तरफ आप महिलाओं के लिए इतने कंसर्न है, अलग बैंक बनाने की बात बोल रहे हैं, तो कम से कम वित्त मंत्री जी क्यों नहीं आपने इस बजट में कुछ ऐसा किया कि आज भारत की करोड़ों महिलाओं के अपने पति से थोड़ी सी राशि मिल जाए, उस पे क्लेमिंग ऑफ इनकम नहीं हो।
कैसा दुर्भाग्य, आज भी भारत में अगर पति अपनी पत्नी को कोई भी राशि देता है, मान लो वो निवेश करती है बैंक FDR या अन्य, तो उसकी इनकम पति की इनकम में जोड़ दी जाएगी। आदरणीय वित्त मंत्री जी, हमारी बात अगर सुन रहे हो तो कुछ करिए कम से कम, ताकि महिलाओं को तब लगेगा कि आप स्पेशल कुछ ध्यान कर रहे हैं उनका। तो कुछ खास किया नहीं है। यहाँ पर यही बात हो गई, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए एक बैंक बना दिया गया, लेकिन एक्चुअली कुछ किया नहीं गया है महिलाओं को राहत देने के लिए। अगला सवाल लेते हैं, जयपुर से विक्रम शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो शर्मा जी, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो कमोडिटी में लागू हुआ ना वो CTT, नॉन एग्री कमोडिटी पे जी के बारे। यहाँ पे शर्मा जी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं हेमंत। ये सवाल उनके दिमाग में भी आ रहा है जो गोल्ड में ज्यादा निवेश करते हैं। हालांकि गोल्ड पे ज्यादा फर्क सिर्फ फ्यूचर को टारगेट किया गया है, लेकिन क्या गोल्ड ETF या गोल्ड सेविंग फंड, इस पे कुछ इम्पैक्ट होगा? नहीं, देखिए, जो CTT है वो सिर्फ जो कमोडिटी फ्यूचर्स है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जनरली जो STT जो है वो इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में ही लगता है, तो गोल्ड या उसमें कुछ ज्यादा वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक STT का सवाल है, इसमें डेफिनेटली जो बदलाव हुए हैं उससे काफी रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि इसमें क्या चेंज किया उन्होंने कि जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अगर आप म्यूचुअल फंड काउंटर पे रिडीम करते हैं तो वहां पे जो 0.25% आपको STT लगता था वो घट के अभी 0.001 हो गया। यानी अगर 1 लाख रुपए का रिडम्पशन करते थे पहले, आपको 250 रुपए का STT लगता था, अभी सिर्फ 1 रुपए का लगेगा। तो मुझे लगता है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा ETFs वगैरह जो हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि सिर्फ सेलर्स को अगर आप एक्सचेंज पे बेचते हैं तो खाली आपको 0.001% देना पड़ेगा। तो वहां पे जो है डेफिनेटली मुझे लगता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के जो ETF पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो काफी कम हो जाएगी। जी लखोटिया जी, आप? ऐसा है जी, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लोगों को दुख हो रहा है कि बेकार में लग गया, पर मैं कह रहा हूँ ये खुशी की बात है। आप कहेंगे ये क्या बात है, टैक्स लगा आप खुश रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल खुशी की बात है। और खुशी की बात किस लिए? इसलिए कि जब कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लग जाएगा तो जो हमारी इनकम होगी या होगा हमारा लॉस, वो कहलाएगा बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस। अन्यथा वो कहलाता था स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्पेकुलेशन लॉस। तो कुल मिलाकर जो लोग डेरिवेटिव्स में कार्य कर रहे हैं और कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का अब करेंगे भुगतान, उनके लिए इनकम टैक्स के एंगल से बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये कहलाएगा बिजनेस इनकम या कहलाएगा बिजनेस लॉस। चलिए, एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ पर है। अहमदाबाद से अब जोड़ रही है सेजल, जो पूछ रही है अपना सवाल। सेजल। हाय, दिस इज सेजल पुरोहित फ्रॉम अहमदाबाद। और मेरा सवाल है कि अभी गवर्नमेंट गोल्ड की इंपोर्ट और उसका ट्रेडिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, CTT करके कंपोनेंट भी उन्होंने ऐड कर दिया है। सो इज इट एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर, इज इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट और ट्रेड और नॉट? ये खुद वित्त मंत्री ने 2-3 बार कल कहा, स्पीच में भी कहा कि मैं जितना कुछ भी कर लूं शायद जो भारतीयों का सोने से प्रेम है वो कम नहीं होगा। हेमंत, जो इनका सवाल है वो कई सारे लोग शायद इसका जवाब जानना चाहेंगे। गोल्ड को क्या करें आप? देखिए, गोल्ड हिंदुस्तान में खरीदना एक पैशन है और एक फैशन भी है। मुझे अगर हम एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गोल्ड का मुझे लगता है हर पोर्टफोलियो में जगह है, लेकिन उसकी जो एक्सपोजर लिमिट है जनरली 5 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है कि गोल्ड जो है एक हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं, अभी पेपर गोल्ड है, ई गोल्ड है, काफी सारी ऑप्शंस भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता है तो दिक्कत फाइनेंस मिनिस्टर के लिए या देश के लिए ये है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सारी गोल्ड में निकल जाती है। इसी कारण से उसको कम करने के लिए, और उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, उसको कम करने के लिए डेफिनेटली ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, पहले 4% थी, उसको 6% किया गया है। बट मैं पूरा एग्री करता हूं, अगर ये गोल्ड के दाम नहीं गिरते, जो हमने पिछले 1 साल में देखे हैं गिरावट, उसमें शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। बट अगर दाम अच्छे रहेंगे, उनकी प्राइस बढ़ता रहेगा, तो आप कितना भी ड्यूटी लगा लीजिए, मुझे लगता नहीं कि गोल्ड खरीदारी में कुछ कमी आने वाली है।
और एक चीज है, गोल्ड की जब बात कर रहे हैं तो मुझे 28 तारीख को जब वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण पढ़ा, सब दुख की बातें, कोई फायदा नहीं, तो एक बार गोल्ड की बात आई कि ड्यूटी नहीं लगेगी, तो मैं भी और हमारे काफी सारे दर्शक पर्टिकुलर महिलाएं खुश हो गई कि विदेश में जाएंगे और ले आएंगे गोल्ड, 50,000 तक नहीं लगेगी ड्यूटी पति को और 1 लाख तक पत्नी को नहीं लगेगी। पर जब डिटेल में पढ़ा तो पता चला ये सब फायदा आपके और हमारे लिए नहीं है भैया, ये तो हमारे एनआरआईज के लिए, केवल उनके लिए फायदा है, हमारे लिए नहीं। और ये सिर्फ गोल्ड के लिए या फिर बैगेज अलाउंस बढ़ाया गया, कुछ भी लेकर आए या फिर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के स्पेसिफिकली उसको ध्यान में रख के ये अनाउंस? मेरे ख्याल से तो ये गोल्ड के लिए ही है। ये बैगेज रूल्स के अंदर गोल्ड के लिए स्पेसिफिकली जो पहले लिमिट थी 20,000 की महिलाओं के लिए, उसको 1 लाख किया गया है, और पुरुषों के लिए 10,000 थी, उसको बढ़ा के 50,000 की गई। तो अगर हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए तो लौटते वक्त गोल्ड नहीं ले सकते? हमारे लिए नहीं है, सिर्फ एनआरआईज के लिए काफी ड्यूटी देने के लिए तैयार हो जाइए। उदाहरण के तौर पे अपना नाम ले रही थी। अगला सवाल लेते हैं, लुधियाना से पवन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पवन, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं पवन भट्टी लुधियाना से। जो 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी पे जो टीडीएस लगा है, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, क्या ये टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा और मेरी लाइफ पे इसका क्या असर पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूँ। लखोटिया जी, 50 लाख की प्रॉपर्टी, ये घर खरीदने की सोच रहे हैं, 1% टीडीएस की बात कही गई है, क्या करना चाहिए इन्हें? कोई चिंता नहीं है भैया, केवल आपकी फॉर्मेलिटी, कागजी कार्यवाही, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, नुकसान आपका 1 पैसे का भी नहीं होगा। मान लो आपने 50 लाख का 1 करोड़ का घर खरीद लिया, मकान खरीदी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब जो भुगतान आपको करना है उस भुगतान करते समय 1% उस सेलर को नहीं देके सरकार के खजाने में जमा कर दो। आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ा, पर हाँ जिम्मेदारी आपकी हो गई, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, 10 नंबर लेना पड़ेगा, टैक्स सरकार में जमा कराना पड़ेगा, ये सब फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी। पर मुझे लगता है खरीदार के ऊपर ही लागू होगा। जी हाँ, खरीदार की जिम्मेदारी है कि जब पेमेंट करे ये सारे कार्यवाही खुद करे। पर सरकार अगर ये प्रोविजन रखना चाहती है तो कम से कम ऐसे प्रोविजन के लिए 10 नंबर अर्थात टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने की प्रक्रिया को समाप्त कर दे, और एक छोटा प्रोविजन ये भी कर दे, ये भुगतान जिम्मेदारी तो बायर की है, पर बायर सेलर कोई भी दे दे तो भी चलेगा, तो ऐसे में काफी राहत मिलेगी परचेजर को। हेमंत, आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? पिछली बार भी बजट में अनाउंस किया था, उसको विड्रॉ किया गया था, तब शायद कुछ क्लैरिफाई किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 10 नंबर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं होप कर रहा हूं कि ऐसा इस बार भी होगा। यहाँ पे फर्क सिर्फ बायर का है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फर्क सिर्फ सेलर को पड़ता है। उसका कारण ये है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और मुझे अगर कैपिटल गेन्स बॉन्ड खरीदने हैं तो मेरा तो टीडीएस कट गया, तो मैं उसकी वेट करूं। दूसरी बात, एक तो यहाँ पे फर्क सीधा पड़ गया मेरे को, क्योंकि मेरे को अगर मुझे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है मान लीजिए, तो भी मेरा पैसा जो है मैं टीडीएस क्लेम करूं, उसके बाद ही मैं खरीदारी में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आई थिंक दिक्कतें काफी हैं इसमें, और आई थिंक पिछली बार भी इसको विड्रॉ करने का एक ही कारण था कि काफी सारे रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर के पास आए थे कि इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे पास आ रहा है, फोन पे जुड़े हैं सुभाष अग्रवाल। बताइए सुभाष, क्या सवाल है आपका? मुजफ्फरनगर से बोलता हूँ जी। जो 28 फरवरी तक बिल्डर को फ्लैट की परचेज के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया है, क्या उस पर अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्लैट है, इनहेंस रेट पे 30% से सर्विस टैक्स देना पड़ेगा? ठीक है, तो ये वो बात करें उस प्रावधान की कि सर्विस टैक्स की जो छूट थी वो हटाई गई है ऑन फ्लैट्स जिसकी दाम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो सुभाष जी, इनके सवाल का क्या जवाब होगा? इनके सवाल का जवाब है, जब ऑलरेडी ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट हो गया तो ये तो नए प्रोविजन के लिए लागू होगा, तो इसके अंदर इनको मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इन्होंने पेमेंट भी कर दिया, 1 करोड़ से ज्यादा भी है, तो ये तो नए ट्रांजैक्शन होंगे, उनके लिए ये लगेगा 2000 स्क्वायर फुट हो चाहे या 1 करोड़ से ज्यादा हो। हेमंत, ओवरऑल आप रियल एस्टेट में देखिए 25 लाख के पर जो छूट है उसकी हमने पहले बात की, लेकिन जो करंट रियल एस्टेट मार्केट, और मैं सिर्फ मुंबई दिल्ली जैसे शहरों की बात नहीं कर रही हूं, और जो प्रावधान आए, आपको लगता है वहां पे मिसमैच है, ग्राउंड रियलिटी से थोड़े दूर है, जिस तरह की छूट भी दी गई है और सर्विस टैक्स? अगर वैसी बात करेंगे तमन्ना, हम तो बहुत जगह पे मिसमैच है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जो करीब 20 साल पहले, जैसे कि अलाउंसेस एजुकेशन के लिए और 100 रुपए जो भी प्रोविजन दिया हुआ है उसको तो टच भी नहीं किया गया है। तो बहुत सारी बातों में हेमंत, मुझे लगता है कि कुछ कहा जा रहा है,
किया कुछ भी नहीं जा रहा है और कहीं तो आप टच ही नहीं करा, आप भूल चुके हैं उन अलाउंसेस को, लगता है। फाइनेंस मिनिस्टर कहीं पे इन्फ्लेशन को याद करते हैं, कहीं पे नहीं भूल जाते हैं कहीं पे। पर ऐसी बात नहीं है। अब उन्होंने एक लाइन कही कि अभी कोई बात नहीं, अभी से लेके बजट पास हो तब तक हम चर्चा कर सकते हैं। तो हमारे भारत के देशवासी अभी रोते रहेंगे जब तक बजट पास नहीं हो, अपनी तकलीफ पर्टिकुलरली वेतनभोगी कर्मचारी बताते रहेंगे। तो पूरा भरोसा है कुछ न कुछ रिलीफ जरूर मिलेगी बजट पास होने के पहले। मिस्टेक हो रहा है बहुत ज्यादा, मिसमैच है वहां पे। 25 लाख की जो हम बात कर रहे थे, डेफिनेटली मिसमैच है। देखिए, जब आप लोगों को एनकरेज करते हैं, ये फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए है, एनकरेज करते हैं लोगों को घर खरीदने के लिए, तो 25 लाख के लोन ही क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग घर खरीदें तो पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ होती है। तो हम वो 25 लाख में ही क्यों रखेंगे आप? और 25 लाख जैसे हम बात कर रहे थे, 40 लाख का लोन मिलेगा आपको, 40 लाख से घर की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। बॉम्बे जैसी जगह में आप क्या घर लेंगे, किस तरह घर लेंगे? तो आई थिंक कंप्लीटली मिसमैच है। और जैसा स्वाति आपने कहा, बहुत सारे अलाउंसेज हैं 15 साल पहले आपने किए हुए हैं। 800 रुपए कन्वेंस अलाउंस मिलता है, 800 रुपए में आप क्या ट्रैवल कर पाएंगे? तो आई थिंक, और जो मेडिकल रीइंबर्समेंट जो 15,000 रुपए की, वो भी 15 साल पहले की है ऑलमोस्ट। तो आई थिंक इनमें डेफिनेटली बदलाव करने की जरूरत थी। और ये एक ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता नहीं कि उनके जो टोटल जो कलेक्शन होने वाली थी उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला था, बट ये डेफिनेटली होना चाहिए था। जैसे मैंने कहा, वित्त मंत्री जहां पे इन्फ्लेशन को याद करना चाहते हैं करते हैं, जहां नहीं करना चाहते हैं वो भूल। हमें तो रोज इन्फ्लेशन की याद आती है क्योंकि हमें हिट करती है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे बताएंगे इन्फ्लेशन को देखते हुए, लिमिटेशंस को देखते हुए कैसे करें टैक्स प्लानिंग। बने रहिए। बजट के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं। हेमंत, हमने बात की थी महंगाई दर की, वित्त मंत्री को जहां पर देखना है वही देखते हैं, कहीं कहीं छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने अच्छी कही, इस बार बजट में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लॉन्च करने की बात की है। पहले भी आ चुका है बाजार में, इस बार अगर आएगा, जब भी आए, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे एक निवेशक उसका फायदा उठा सकेगा? देखिए, इससे पहले जब आए थे आरबीआई ने जो बॉन्ड अनाउंस किए थे वो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड थे और इसके लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। 5 साल के बॉन्ड थे तो उसमें ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं आया। इस बार इसके बाद जो पेपर आरबीआई ने फ्लोट किया था उसमें ये लिखा गया था कि दोनों जो आपके रिटर्न है, इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको, जो कैपिटल है, वो दोनों के दोनों जो है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स होंगे। वो ऐसा कहा गया था। अब देखना पड़ेगा किस शेप में वो आता है, बट एज ए प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम इन्फ्लेशन को बीट करने की बात करते हैं, ज्यादातर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, और इक्विटी में हर इन्वेस्टर जो है कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसमें रिस्क है, वॉलेटिलिटी है। ये जो बॉन्ड आएंगे क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट में होंगे, काफी लोगों को इससे फायदा होगा, चाहे वो रिटायर्ड लोग हों, चाहे वो नॉर्मल लोग हों। जो भी आपका पोर्टफोलियो आप डेट में डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि महंगाई से ज्यादा आपकी रेट बढ़े, तो ये होगा। मतलब इसमें क्या है कि आपका अगर इंटरेस्ट जो है, अगर वो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, तो मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगले साल इन्फ्लेशन अगर 7% से हो गया तो 1,07,000 पे अगर आपको 8% या 7% मिल रहा है वो कैलकुलेट होगा। और मेच्योरिटी के टाइम अगर दोनों के दोनों आप इन्फ्लेशन इंडेक्स हैं तो मेच्योरिटी के टाइम भी उसकी एवरेज इन्फ्लेशन देख के उसको इंडेक्स किया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट को आप छोड़ दीजिए, अगर कैपिटल को आप लिंक करते हैं इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन इंडेक्स करते हैं, तो उसकी टैक्सेशन कैसी होगी? अगर आपने उसको टैक्स लगा दिया तो फिर वो पूरा जो पर्पज है वही डिफीट हो जाएगा। तो आई थिंक ये कुछ फाइनल पॉइंट है, डेफिनेटली देखने पड़ेंगे। एज ए कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे कंट्री में उनका मेजर पोर्शन जो है पोर्टफोलियो का वो डेट में रहता है, और वो डेट में होने की वजह से क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है काफी कम होता है, वो हमेशा स्ट्रगल करता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। लेकिन मुझे ये भी लगता है साथ में कि इसमें कुछ लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं कि आप कितना मर्जी अमाउंट इसमें डाल दीजिए। तो आई थिंक ये देखना पड़ेगा किस शेप में और किस तरह से आता है, बट आई थिंक एज ए प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि ऐसा उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। चलिए, एक सवाल यहाँ पर लखोटिया जी के लिए। राजकोट से प्रणव दोषी का एसएमएस मिला है हमें, जो पूछ रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए बजट में क्या किया गया है, क्या कुछ हुआ है? लखोटिया जी। सीनियर सिटीजन आनंद करे, मौज करे, कुछ भी याद नहीं रखे बजट से, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। और केवल सीनियर सिटीजन की अगर 5 लाख तक की इनकम है तो उसको भी 2,000 रुपये टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा।
पर बेचारा सीनियर सिटीजन ये सोचता है कि पिछले 2 महीने में 2 बार पेट्रोल बढ़ गए, रेलवे के किराए बढ़ गए और अभी तो पूरे साल भर बाकी है। ऐसे में जो 2000 रुपए है वो तो कहीं भी निकल जाएंगे। सरकार को ये भी चाहिए था कि बेचारे सीनियर सिटीजन को, जैसे वेतनभोगी कर्मचारी को 15,000 रुपए छूट मिलती है अपनी बीमारी आदि के लिए, तो सीनियर सिटीजन जिसकी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं हो सकती, उसको कम से कम कुछ छूट तो मिलनी चाहिए फॉर एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस। चलिए अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। मुंबई से विल्सन जुड़े हैं हमारे साथ। विल्सन, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये है पैनलिस्ट से कि गवर्नमेंट ने 42,000 जो करोड़पति है उन लोग को सरचार्ज लगाया है 10%, लेकिन बाकी जो 90% पीपल हु आर फॉलिंग इनटू ब्रैकेट ऑफ से 10 लाख एंड 20 लाख का जो सैलरी जो है उन लोग को कुछ रिलीफ दिया नहीं। सो क्या गवर्नमेंट उन लोग को टैक्स करके दे विल ट्राई टू कवर अप द फिस्कल डेफिसिट और हम लोग को रिलीफ नहीं देके आई डोंट नो व्हाट एजेंडा इज ऑफ द गवर्नमेंट है। इनकी शिकायत ये है कि आपने उनको टैक्स लगाया तो ठीक है, हमें कुछ रिलीफ क्यों नहीं दिया? वो लगाइए टैक्स जितना लगाना है, लेकिन हमें भी कुछ रिलीफ चाहिए था, लेकिन जरूरी था। और ये हम चर्चा पहले भी कर रहे थे कि सुपर रिच पे टैक्स जरूर लगेगा इस बार। हाँ, पर बात तो सही है, पर एक तो पहले आप खुश हो जाओ भैया कि आज आप सुपर रिच की कैटेगरी में नहीं हो, क्योंकि 1 करोड़ से इनकम कम है। डर तो ये लग रहा था, सच बात माने तो बजट के पहले, कि शायद 15-20 लाख से ज्यादा इनकम वाले को सुपर रिच मान लेंगे, उस पर टैक्स ठोक देंगे, पर आपके हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगा। ये बड़ी खुशी की बात है। और एक चिंता की बात यह है कि जो 42,000-43,000 टोटल आदमी लोग हैं जिनको सुपर रिच माना गया, उनकी कैटेगरी ये सरचार्ज लगने से उल्टी कम नहीं हो जाए, ये चिंता की मुझे बात लग रही है। पर कुल मिलाकर जो सरचार्ज केवल 10% लगा है 1 करोड़ की इनकम के बाद, उसमें किसी को परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। पर हां, अगर दुख होगा तो पार्टनरशिप फर्म को। अब तक, आज तक पार्टनरशिप फर्म पे सरचार्ज बिल्कुल 0 था, चाहे कितनी भी इनकम हो। पर अब हो गया कि उनकी भी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, तो उनको भी सरचार्ज देना पड़ेगा। वो जरा दुखी है इस बात से। यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड पिक्चर लेते हैं हेमंत। मिडिल क्लास के लिए कुछ खास नहीं, लेकिन उल्टे रास्ते से ये एक सिंबल जैसे दिया गया कि सुपर रिच को हम टैक्स कर रहे हैं। अगर खास करके इन वर्गों के लिए, विमेन एंड सीनियर सिटीजन्स, कुछ किया होता तो शायद सिंबॉलिज्म में और वो सफल रहते। डेफिनेटली आई थिंक जो इन्होंने टैक्स लगाया सुपर रिच को, वो एक टोकन एफर्ट दिखाया है कि हम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको टैक्स पे करें। बट मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली वुमेन और जो सीनियर सिटीजन उनके लिए करना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे लगता है जैसे 80 ईयर्स प्लस जो हैं उनके ऊपर 5 लाख की लिमिट है और 60 ईयर्स में 2.5 लाख की है, तो अगर हम सीनियर सिटीजन मान रहे हैं तो सबकी लिमिट आप 5 लाख क्यों नहीं कर देते? आई थिंक ऐसे कुछ स्टेप हैं। मुझे लगता है, मैंने पहले भी ऐसा कहा था कि आई थिंक कुछ दिया, लेकिन वो हाथ मुट्ठी बंद करके दिया। थोड़ा सा अगर मुट्ठी खोलते तो काफी लोग खुश हो सकते थे। और मेरा ये मानना है कि एक्सचेकर पे बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट भी नहीं आता था। पर मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, सुपर रिच पे 10% सरचार्ज लगा दिया, चलो लगा दिया, किसी को तकलीफ नहीं है। पर ऐसे सुपर रिच जो करोड़ों रुपए साल के कमाते हैं, मेरे कहने का मतलब है करोड़पति, अरबपति, एग्रीकल्चरिस्ट, उन पे 1 रुपए भी टैक्स क्यों नहीं है? चलिए, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं, लेकिन तमन्ना, घर के बजट में कुछ बदलाव जरूर करने पड़ेंगे। अगर आप महंगा मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पे करने को तैयार हो जाइए। बाहर खाने पीने के शौकीन है तो भी ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको। गाड़ी पर, एसयूवी पर भी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो पूरी प्लानिंग में आप बदलाव ना करें, लेकिन घर के जो बजट में थोड़ा बहुत आपको थोड़ा हाथ खींचना पड़ेगा। और अगर आप सुपर रिच बनने की सोच रहे थे तो शायद ये बजट आपको वहां जाने से रोकेगा, वो मन आपको थोड़ा मारना पड़ेगा उस फ्रंट पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल बजट महाकुंभ के पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में इतना ही, लेकिन अगले कुछ और घंटों तक आपको हम इस महाकुंभ में बताते रहेंगे बजट के बाद की बारीकियां। आप शेयर बाजार में कैसे निवेश करें, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा शेयर बाजार का इस बजट से, ये सब जानकारी आपको हम देते रहेंगे। बने रहिए CNBC आवाज बजट महाकुंभ में। नमस्कार।